नमस्कार। आज हम अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तर पर पृथक संविधान निर्मित किए गए हैं। प्रस्तुत विवरण में संघीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है। ग्लेडस्टोन का कथन था, अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्मित एवं लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान सन 1787 में निर्मित किया गया था। अतः कहा जाता है अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यद्यपि अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था तथा इसका न्यायिक पुनरावलोकन कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों, संशोधनों, परंपराओं तथा प्रशासनिक निर्णयों में निरंतर विकास होता रहा है। यह संविधान एक निश्चित समय की कृति है, न कि ब्रिटिश संविधान की भांति क्रमिक विकास। निरंतर विकसित हो रहे अमेरिकी संविधान मूलभूत ढांचा दर्शन आज भी यथावत है। इसलिए लॉर्ड ब्रायस ने अमेरिकी संविधान को विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च माना है। नंबर 2, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। विश्व के लिखित संविधानों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मनमोहन के अनुसार इस संविधान में 4000 शब्द हैं, जो 10-12 पृष्ठों में मुद्रित हैं। आधे घंटे में पढ़े जा सकने वाले संविधान को सहजता से जेब में भी रखा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका का संविधान केवल केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख करता है, क्योंकि राज्यों में पृथक संविधान है, जबकि भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों से युक्त एक विशाल संविधान इसलिए बना है। इसमें राज्यों तथा केंद्र के वर्णन सहित अन्य बातें विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। अमेरिकी संविधान केवल मूलभूत प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। विस्तृत व्याख्या प्रशासन तंत्र, कांग्रेस तथा न्यायिक पुनरावलोकन के व्यवहार पर निर्भर करती है। सुप्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हेरोल्ड जिंक का कहना है, अमेरिकी संविधान को स्थायित्व प्रदान करने का बहुत श्रेय इसकी संक्षिप्तता को ही। स्थायित्व के अतिरिक्त इसकी संक्षिप्त व्याख्याओं के विवरण के कारण भविष्य की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप शासन तंत्र को ढालना भी सहज बन सका है। लेकिन संक्षिप्त होने के कारण लोक सेवा में टूट प्रणाली का जन्म हुआ, क्योंकि संविधान इस विषय पर मौन है। इसी प्रकार केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के बंटवारे पर होने वाले विवाद भी संविधान की कमी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन न्यायालयों ने इस संबंध में निहित शक्तियों के सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान कर दी गई है। जन संप्रभुता पर आधारित वर्तमान अमेरिकी संविधान जन साधारण की इच्छा तथा संप्रभुता को महत्व प्रदान करता है, जबकि पूर्व के परिसंघ के प्रलेख में राज्यों में संप्रभुता नियत की गई थी। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शक्ति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था, सामान्य कल्याण में वृद्धि करने एवं अपने और अपनी संतानों हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अंगीकार करते हैं। क्योंकि संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा ही किया गया था और अंतिम स्वीकृति जनता ने ही दी, अतः लोकतंत्र में जन ही संप्रभु है। संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में वर्णन है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। कभी भी राज्य का संविधान या कानून कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। इस प्रकार शासन के 3 अंगों यथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एवं सरकार की समस्त इकाइयाँ इस संविधान के अधीन है। केसी बियर सहित बहुत से विद्वानों का मानना है अमेरिकी नागरिक एवं संविधान के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, जो विश्व में अन्यत्र कम ही देखने को मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से कठोर संविधान बनाया गया है। संभवतः संविधान निर्माताओं ने राज्यों की आंतरिक विविधताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों को देखते हुए यह कदम उठाया था। अमेरिकी कांग्रेस सामान्य कानून सरलता से निर्मित कर सकती है, किंतु संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इसी कारण अमेरिकी संविधान कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिकी संविधान की कठोरता का प्रमाण यह है कि विगत 200 वर्षों से भी अधिक समय में संविधान में मात्र 27 संशोधन किए जा सके, जबकि संविधान संशोधन के 5000 से भी अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। संविधान के शुरुआती 10 संशोधन नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए किए गए थे। संविधान संशोधन की विधियां इस प्रकार हैं। संविधान संशोधन के प्रस्ताव को कांग्रेस के दोनों सदनों 2/3 बहुमत द्वारा पारित करें और 3/4 राज्यों के विधानमंडल उसका समर्थन करें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस में मत देने वाले सदस्यों की संख्या को आधार माना जाए, न कि सदन के समस्त सदस्यों को। दूसरी विधि के अनुसार 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस संविधान संशोधन हेतु प्रार्थना करें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक अधिवेशन बुलाकर
प्रस्ताव को पारित करेगी और तथा यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों के विधानमंडल के अधिवेशन में स्वीकृति होने पर ही मान्य होगा। इस प्रकार संविधान की दूसरी विधि अत्यधिक जटिल है। यही कारण है कि अभी तक मात्र 21वां संविधान संशोधन दूसरी विधि से हुआ है। अमेरिका की संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इसी प्रकार संशोधन के क्रम में कांग्रेस द्वारा निर्णय लेने की अवधि भी निश्चित नहीं है। कोई भी राज्य एक बार संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के पश्चात उसे अस्वीकार कर सकता है। संविधान संशोधन की इस जटिल प्रक्रिया की प्राय आलोचना होती है क्योंकि 16वां संविधान संशोधन 43 बार और 17वां संविधान संशोधन 198 बार प्रयत्न करने के पश्चात पारित हो सके। इस प्रक्रिया में जनता की भूमिका निश्चित नहीं है तथा मात्र 35 सीनेटर तथा 35 13 राज्य चाहे कितने छोटे हों प्रस्ताव की पुष्टि न करें निरर्थक बना सकते हैं। यही कारण है बहुत से निर्णय केवल न्यायिक व्याख्याओं तथा प्रशासनिक कार्यों के दौरान हो गए हैं। यद्यपि उनकी प्रकृति संवैधानिक उपबंधों जैसी है, अभी तक किए गए संशोधन महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य प्रकृति के रहे हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार प्रथम 10 संशोधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पृथक चुनाव 12वां, दास प्रथा समाप्ति 13वां, सीनेट में प्रत्यक्ष निर्वाचन 17वां, राष्ट्रीय मद्य निषेध 18वां, मद्य निषेध समाप्त 20वां, 21 के स्थान पर 18 वर्ष की आयु पर मतदान 26वां इत्यादि प्रावधान किए गए हैं। गणतंत्र की स्थापना अमेरिका के संविधान अनुच्छेद 4 के भाग 4 में यह प्रावधान किया गया संघीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर गणतंत्र की स्थापना होगी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का अध्यक्ष पद वंशानुगत परंपरा पर आधारित न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है तथा शासनाध्यक्ष की समस्त शक्तियाँ का स्रोत जनता ही होती है। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति व राज्यों में गवर्नर का चयन जनता करती है अतः अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। नंबर 7 संघीय शासन व्यवस्था। सन 1787 में निर्मित अमेरिकी परिसंघ में 13 इकाइयाँ सम्मिलित थीं जिनकी संख्या अब 50 तक पहुँच चुकी है। संघीय शासन व्यवस्था के अंदर केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर पृथक सरकारें होती हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संवैधानिक सर्वोच्चता रहती है। सर्वोच्च न्यायालय होता है। संघ में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में यह सभी विशेषताएं मौजूद हैं। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियाँ अथवा विषयों को स्पष्ट वर्णन किया गया है। अवसर शक्तियाँ स्वतः ही राज्यों के अधीन मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के लिए ब्रिटेन को आदर्श उदाहरण माना जाता है, उसी प्रकार अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध अमेरिका की चर्चा होती है, जहाँ संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्य करती है, वहीं अध्यक्षीय प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो मूलतः लॉ के मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति के सहयोगी मंत्रीगण विधायिका के सदस्य भी नहीं होते, वे केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 9 न्यायिक पुनरावलोकन। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की सर्वोच्चता एक प्राथमिक आवश्यकता होती है ताकि संवैधानिक व्याख्या एवं केंद्र राज्य विवादों के क्रम में निष्पक्षता बनी रह सके। ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है वहीं अमेरिका में न्यायपालिका को उच्च स्थान दिया गया है। यद्यपि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायपालिका परंपरा का रूप प्राप्त हो चुका है तब वास्तव में संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लगभग 2 शताब्दियों में अमेरिकी न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति, कांग्रेस, राज्य विधानमंडलों तथा प्रशासनिक संगठनों के अनेक कानूनों निर्णयों की समीक्षा क्रांतिकारी निर्णय दिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ह्यूज ने कहा था, हम न्यायपालिका संविधान अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। नंबर 10 मौलिक अधिकार। यद्यपि अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की स्पष्ट झलक दिखती है किंतु फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किए गए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं था। सन 1791 संविधान किए गए प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से संविधान विधिवत मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया। इसके पश्चात 13 में, 14 में, 15 में संशोधनों के द्वारा भी मौलिक अधिकारों में वृद्धि की गई। अमेरिकी संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार अग्रांक कहते हैं धर्म, भाषण तथा आवेदन पत्र की स्वतंत्रता पहला संशोधन। नंबर 2 शस्त्र रखने या धारण करने का अधिकार दूसरा। नंबर 3 शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में स्वामी की अनुमति के बिना तथा युद्ध काल में राज्यादेश की निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं हो सकता तीसरा संशोधन। नंबर 4 व्यक्ति, परिवार और घर तथा सामान की अनुचित तलाशी नहीं ली जाए चौथा संशोधन। नंबर 5 उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना
कि जीवन या संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। एक अपराध के लिए 1 बार सजा दी जा सकती है। स्वयं के विरुद्ध गवाही की बाध्यता से मुक्ति रहेगी। नंबर 6, सभी फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरंत एवं सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का अधिकार होगा। तो निष्पक्ष जूरी एवं वकील की सहायता मांग सकेगा। नंबर 7, $20 से अधिक दीवानी मामलों में जूरी की मांग करने का अधिकार। नंबर 8, अत्यधिक जुर्माने तो अत्यधिक कठोर दंड से सुरक्षा। नंबर 9, ऐसे मानवीय अधिकार जो संविधान वर्णित नहीं है तथा मानव जीवन के लिए आवश्यक है भी अमेरिकी नागरिकों को प्रदत्त किए जा सकेंगे। नंबर 10, ऐसी शक्तियाँ जो संघ सरकार को नहीं दी गई राज्यों के लिए मना नहीं की गई वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित होंगी। नंबर 11, दास प्रथा पूर्ण प्रतिबंध 13 में संशोधन है। नंबर 12, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण 14 में संशोधन। नंबर 13, जाति रंग प्राचीन दासत्व के आधार पर नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। न मताधिकार छीना जा सकेगा 15 में संशोधन। वास्तव में अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों ने संपूर्ण विश्व को एक राह दिखाई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि वे अधिकार भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित में मौलिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते। दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। वहाँ संघ एवं राज्य दोनों स्तरों में नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी राष्ट्रीय नागरिकता से संबंधित राज्य जहाँ वो रहता है की नागरिकता भी धारण करता है। नंबर 12, शक्ति पृथक्करण। अमेरिकी संविधान किसी भी अनुच्छेद में स्पष्टतः वर्णित नहीं किया शासन के तीनों अंग पूर्णतः पृथक होंगे तथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्रियान्वित दिखाई देता है। अनुच्छेद 1 कानून निर्माण की समस्त शक्तियाँ कांग्रेस में निहित करता है, जबकि अनुच्छेद 2 के द्वारा कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति सौंपी गई हैं तथा अनुच्छेद 3 में प्रावधान है समस्त न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में होंगी। शासन की शक्तियों के केंद्रीकरण के माध्यम से निरंकुशता का प्रसार होता है तथा नागरिक स्वतंत्रता को संकट उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी शासन व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं किया गया, बल्कि इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। तीनों अंग एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन जनता करती है, उसे निर्धारित अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटाया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल तथा समय साध्य है। इसी प्रकार राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है, किंतु उन्हें सिवाय महाभियोग के साधारण परिस्थिति में हटा नहीं सकता। इसी प्रकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। रॉबर्ट फाइंडर के शब्दों में, अमेरिका का संविधान जानबूझकर बनाया गया शक्ति पृथक्करण का एक विस्तृत लेख है जो सिद्धांत पर चलने वाला विश्व का अग्रणी राज्य शासन है। अवरोध एवं संतुलन। शासन के तीनों अंगों को जहाँ एक ओर परस्पर स्वतंत्र रखा गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें आपस में नियंत्रित भी किया गया है। शासन व्यवस्था को प्रभावी, व्यवहारिक, कुशल तथा उत्तरदायी बनाने के लिए अवरोध एवं संतुलन चेक एंड बैलेंस सिद्धांत भी अपनाया गया। संविधान निर्माताओं को स्पष्ट भान था कि किसी भी अंग की पूर्ण स्वतंत्रता या जवाबदेहिता से मुक्ति का तात्पर्य निरंकुशता का प्रसार होगा, तो तीनों अंगों की स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण का भी स्वाद चखना पड़ता है। नंबर 1, राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक सत्ता आवश्यक, किंतु बजट का अनुमोदन कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष है तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, किंतु इस घोषणा की पुष्टि कांग्रेस ही कर सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों तो उच्च पद में नियुक्तियों को सीनेट के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना आवश्यक है। महाभियोग प्रक्रिया भी कांग्रेस का अंतिम तथा सर्वोच्च प्रभावी अस्त्र है। नंबर 2, राष्ट्रपति किसी भी आदेश से करते हुए न्यायपालिका परीक्षण तथा व्याख्या के अंतर्गत लिया जा सकता है। यदि न्यायिक पुनरावलोकन में ऐसा आदेश संविधान विरुद्ध पाया जाए तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस पर भी राष्ट्रपति का अंशित नियंत्रण होता है। उदाहरण स्वरूप, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति बिना अधिनियम नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास विलंबकारी सस्पेंसिव वीटो निश्चिताधिकार तथा जेबी वीटो, पॉकेट वीटो होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील करके तथा कांग्रेस के सदस्यों से संपर्क करके वह कानून निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। नंबर 4, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून का न्यायपालिका पुनरावलोकन कर नियंत्रण कर सकती है। नंबर 5, न्यायपालिका पर भी कांग्रेस तथा कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। कांग्रेस की न्यायपालिका की न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करती है तथा राष्ट्रपति द्वारा की गई न्यायाधीशों की नियुक्ति का सीनेट अनुमोदन करती है। इस प्रकार संघीय न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी कांग्रेस द्वारा सीमित किया जा सकता है। न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाने की शक्ति भी कांग्रेस में निहित है।
शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध संतुलन के इन सिद्धांतों के प्रवर्तन के पश्चात भी अमेरिकी शासन व्यवस्था त्रुटि रहती नहीं है, क्योंकि अव्यवस्था, कुप्रशासन, असफलता, विवादों के समय तीनों अंग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं अतः समन्वय में कमी आई है। परंपराएं एवं रूढ़ियाँ। अमेरिकी संविधान अत्यंत संक्षिप्त सरल है, जिसमें शासन के बहुत से पक्ष विस्तारपूर्वक स्पष्टता से वर्णित नहीं किए गए तथा संविधान संशोधनों, कांग्रेस के कानूनों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक व्याख्याओं के साथ साथ कतिपय ऐसी परंपराएं विकसित हो गई हैं जो अमेरिकी जनमानस, शासन व्यवस्था, राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल प्रावधान नहीं है। संविधान में कहा गया प्रत्येक कार्यकारी विभाग के प्रमुख अधिकारी से राष्ट्रपति लिखित रूप में विचार मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने विभागीय मंत्रियों की नियुक्ति करनी प्रारंभ की, जो मंत्रिमंडल कहलाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से न होकर प्रत्यक्ष विधि से होने लगा है, जो संविधान में वर्णित आदेशों के विपरीत होते हुए भी सर्वमान्य है। नए राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने पर सभी राजदूतों द्वारा त्यागपत्र देने की परंपरा बन चुकी है, ताकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राजदूत नियुक्त कर सके। नंबर 5, परंपरानुसार सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंगलवार को होते हैं। नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय शुक्रवार को सुनाता है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट द गवर्नर हिज एक्सीलेंट संबोधित किया जाता है। नंबर 7, कनाडा के संविधान में ईश्वर का वर्णन है, जब अमेरिका के संविधान में कहीं भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है। जबकि अमेरिकी कांग्रेस का सभा भवन ईश्वरीय सत्ता को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। अध्यक्ष के शासन के ऊपर दीवार पर लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हमें ईश्वर में विश्वास है। अमेरिकी सीनेट में एक परंपरा के अनुसार किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य कितनी देर बोल सकता है। इस परंपरा का दुरुपयोग करते हुए बहुत से सदस्य कानून निर्माण में सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जबकि अध्यक्ष उन्हें रोकता नहीं है। यह व्यवस्था फिलिबस्टर कहलाती है। नंबर 9, अमेरिकी राज्यों में गवर्नर की शक्ति है वो निर्वाचन दलों का सीमांकन करे। इस शक्ति को दुरुपयोग करते हुए गवर्नर ऐसे सीमांकन करते हैं उनके दल के समर्थकों को अधिक लाभ मिले। राज्यपाल जेरी के नाम से प्रसिद्ध यह परंपरा जेरी मैंडर कहलाती है। न्यायिक निर्णयों में यह परंपरा अब कम हो चुकी है। सीनेट का शिष्टाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत से उच्च पदों में नियुक्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों को 3 श्रेणियों में रखा गया, राजदूत और राजनयिक। नंबर 2, केंद्रीय विभागों मंत्री, सचिवालय अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नंबर 3, राज्यों में कार्य करने वाले केंद्रीय अधिकारी, आयकर तथा पोस्टल सर्विस। इन अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम 2 श्रेणियों के अधिकारियों की सूची सीनेट के पूर्ण सदन में प्रस्तुत की जाती है, जबकि अंतिम श्रेणी के अधिकारी नियुक्ति की सूची सीनेट में रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के सीनेटरों से परामर्श कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में सीनेट के अन्य सदस्य अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं तथा सूची को स्वीकृति दे देते हैं। राष्ट्रपति सीनेटरों के प्रति और सीनेट के सदस्य साथी सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं। यही सीनेट का शिष्टाचार कहलाता है। इस प्रकार अमेरिका में संविधान की कई परंपराएं विकसित हो चुकी हैं। इस संबंध में प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, सरकार के वास्तविक चरित्र के निर्धारण में समय और परंपराएं उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि किसी मानवीय संस्था के लिए हो सकती हैं। धन्यवाद।